नमस्ते दोस्तों। अभी तक हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे थे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, क्रैमर्स रूल। ऑलरेडी क्रैमर्स रूल ये आपके स्कूलिंग में टू वेरिएबल्स में टू इक्वेशंस के लिए आपने पढ़ा है। उसे एक्सटेंड करेंगे थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स के लिए। सो देयर इज अ थ्योरम, लेट अस सी। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स x, y, z as a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3, where these alphabets इनको सिंबलाइज किया ai, bi, ci, di, where I runs from 1 to 3 are constants, means they are known numbers. Then the solution of this system of equations is given by x is equal to dx by d, y is equal to dy by d. They are determinants. Z is equal to dz by d, where first we write d is the determinant of coefficients. x के कोएफिशिएंट से तैयार होने वाला फर्स्ट कॉलम a1, a2, a3, y के कोएफिशिएंट से तैयार होने वाला सेकंड कॉलम b1, b2, b3 और z के कोएफिशिएंट से तैयार होने वाला थर्ड कॉलम c1, c2, c3. Since denominator has d, this should not be equal to 0, so that we get unique value of x, y, z for the given system of equations. This is essential condition to get unique solution. ये तो d हो गया. dx is determinant. जब dx की बात करनी हो तो ये जो कॉलम तैयार हुआ था x के कोएफिशिएंट से, इसकी जगह पर राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स लिखे जाते हैं. तो ये बन जाएगा d1, d2, d3, बाकी दो कॉलम एज इट इज b1, b2, b3, c1, c2, c3. dy फाइंड करने के लिए जो y से तैयार हुआ था कॉलम कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट से जो तैयार हुआ था, इसकी प्लेस पर ये कांस्टेंट रखे जाएंगे, मतलब मिडिल कॉलम अभी चेंज होगा. d1, d2, d3, ये मिडिल कॉलम चेंज किया d में, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज a1, a2, a3, c1, c2, c3. सिमिलरली dz इज इक्वल टू, अब z के कोएफिशिएंट से जो कॉलम तैयार हुआ था उसकी जगह पर राइट हैंड साइड नंबर होंगे, मतलब थर्ड कॉलम चेंज होते दिखेगा d1, d2, d3, दिस इज d3, बाकी दोनों कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड विल बी एज इट इज a1, a2, a3, b1, b2, b3, दिस इज 3. 3. तो ये सारे डिटरमिनेंट फाइंड करने पर जब यहाँ रखेंगे तो वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. दिस इज द क्रैमर्स रूल. प्रीवियस स्कूलिंग में आपने टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल को साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलकर पढ़ा टॉपिक. वहां पर भी क्रैमर्स रूल को यूज करते हैं. अब इसका एक्सटेंशन है थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स के लिए. वन इंपॉर्टेंट रिमार्क इज, when d is equal to 0, then what happens? तो यहां नोट कर लेते हैं. रिमार्क, if d is 0, then there is infinitely many solutions for the system. Then system has infinitely many solutions. लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है. हम यूनिक सॉल्यूशन वाले केसेस डिस्कस करेंगे. एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है.
We will solve example of exercise 4.3 on page 74, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ प्रॉब्लम। इसमें दो तीन बातें हम कवर करेंगे। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस आर गिवन लाइक दिस। अब हमने जब क्रैमर्स रूल पढ़ा था तो उसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में थे, या ऐसा कहना चाहिए वेरिएबल के पावर 1 थे। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। मतलब x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1। इस तरह के भी एग्जांपल है, वो आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकेंगे। एक बार ये पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझ ले तो। अब यहाँ वेरिएबल नीचे हैं, तीनों इक्वेशन में वेरिएबल नीचे हैं। 1/x तीनों जगह है, 1/y तीनों जगह है, 1/z तीनों जगह है। तो ऐसे समय हम ये 1/x, 1/y, 1/z को कुछ नए वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गिवन इक्वेशंस लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर solution given system of equations is this। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली हमें वेरिएबल न्यूमरेटर में चाहिए या वेरिएबल का पावर 1 चाहिए। तो वी सपोज 1/x तीन न्यू वेरिएबल डिसाइड करने हैं। हम p q r ले लेते हैं। p 1/y as q, 1/z as r। Then this system becomes, then above system becomes, रिप्लेस कर दे 1/x को p से, तो ये बन गया -2p। 1/y को q से रिप्लेस कर रहे, तो वो बन गया -q। 1/z को r लिखा है, तो वो बन गया -3r इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन बिकम 1/x तो p है, 2p -3q प्लस r इक्वल टू -13। 1/x को p कहा है, तो ये हो गया 2p। अच्छा, 1/y की टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 ऐसा मान सकते हैं हम। 1/y की टर्म यहाँ मिसिंग है, तो 0 कोएफिशिएंट ऐसा मान सकते हैं, 0q और 1/z इज r -3r इक्वल टू -11। अभी सीधे सीधे p q r इनका पावर 1 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं p q r के लिए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। therefore by Cramer's rule now अब p q r की वैल्यू मिलेंगी हमें। p इज इक्वल टू dp बाय d, q इज इक्वल टू dq बाय d और r इज इक्वल टू dr बाय d। वेयर सबसे पहले d फाइंड करते हैं। तो d इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स से तैयार होने वाला डिटर्मिनेंट। तो p से तैयार होने वाला कॉलम तैयार कर लेते हैं, -2 2 2। q के कोएफिशिएंट से तैयार होने वाला कॉलम -1 -3 0। r के कोएफिशिएंट से -3 1 3 -3, इट इज -3। अभी हमने कॉलम वाइज एंट्री किए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते रो वाइज प्रॉपर है या नहीं कोएफिशिएंट। -2p -q -3r, यस इट इज देयर। 2p -3q प्लस r बराबर है, कोएफिशिएंट्स लिए हुए यहाँ पर 2p + 0q - 3r, कोएफिशिएंट सही लिखे हैं। इनको अब एक्सपांड भी करते जाते हैं, यहाँ साथ साथ में एक्सपांड भी करते हैं। अब एक्सपांड आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जो जनरल मेथड है एक्सपेंशन का डायरेक्ट कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी अप्लाई होते दिखती है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन है तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 2 टाइम्स, तो यहाँ रह गया -1 1 1 -1 -3 0। अच्छा, यहाँ से भी माइनस बाहर ले सकते थे, माइनस माइनस यहाँ पर 0 है मतलब माइनस भी ले सकते थे, तो माइनस भी ले लेते साथ में। माइनस कॉमन ले लिया तो ये +1 रह गया, ये +3 रह गया और 0 तो 0 रहेगा ही।
-3 1 -3, ठीक है, काफी है इतना। ये माइनस भी कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ले लेते, चलो ठीक है, ये माइनस भी ले लेते, तो ये माइनस से ये प्लस बन गया, ये रह गया 3, ये माइनस हो जाएगा और ये रह जाएगा 3। देखो क्या किया फिर से हमने, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते इसको। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्रॉपर्टी अप्लाई होते दिख रही तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते। इसमें से 2 कॉमन, तो यहां रह गया -1 1 1, यहां हमको माइनस साइन दिख रहा है कॉमन, तो इसमें से -1 कॉमन ले लेते, तो ये रह जाएगा 1 3 0। यहां पर भी 2 जगह माइनस दिख रहा है, एक पॉजिटिव, तो तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते, -1 कॉमन ले लेते, तो ये +2 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3। अब इसको एक्सपांड कर लो, 2 टाइम्स करली ब्रैकेट में चलेगा सब काम, -1 into 3 3s are 9 minus this product which will be 0. Second number with a negative sign, तो minus of 1, product 3 minus of ये product, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है, minus of minus become plus third element into product 0 minus 3। सिंप्लीफिकेशन इसका -9 3 + 1 4 टाइम्स -1 एंड -4 -3 into 3 -9, ये हो गया 2 टाइम्स -18 -4 -20 -18 -4 -22, which is equal to d equal to -44 not equal to 0। मतलब हमको PQR की यूनिक वैल्यू मिल सकती है, d is not equal to 0। इतना एक बार देख लीजिए ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं हम फिर। ये d हो गया, अभी dp फाइंड करते हैं। dp इक्वल टू डिटर्मिनेंट, p के कोएफिशिएंट्स की जगह पर राइट हैंड साइड नंबर लिखे जाएंगे, तो राइट हैंड साइड नंबर लिख लेते पहले, 3 -13 -11, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, मतलब d के बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, तो -1 -3 0 -3 1 -3। इसको एक्सपांड करके वैल्यू फाइंड कीजिए। कॉमन तो निकलते कुछ दिखता नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, ठीक। एक्सपांड कर लेते हैं एज इट इज, अभी हमने यहाँ ले ली, प्रॉपर्टीज यूज कर ली, यहाँ डायरेक्ट एक्सपांड कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अलाउंग एक काम करते हैं, अभी यहाँ हमको 0 दिख रहा है ना, तो थर्ड रो के अलाउंग एक्सपांड करते हैं, काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। -11 टाइम्स, तो जिस रो और कॉलम में उसको हटाया, ये प्रोडक्ट -1 माइनस ये प्रोडक्ट -3 into -3 9। सेकेंड एलिमेंट विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ऑफ 0 के साथ जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी डिटरमिनेंट आएगा, वो वैल्यू 0 हो जाएंगी, कैलकुलेट करने का समय बच जाएगा उतना यहाँ पर। थर्ड एलिमेंट विथ सेम साइन, तो प्लस थर्ड एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको हटा दो, प्रोडक्ट 3 into -3 -9 माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो -13 into -1 13 हो गया। सॉल्व कर लेते इसको, -10 into -11 -10 into -11 प्लस हो गया 11 into 10 110, ये बना -22 into -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया फिर से, एंड दिस इज प्रोडक्ट 66 प्लस 110, ये हो गया 671। पॉजिटिव हो गया सब कुछ,
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, काफ़ी बड़े प्रॉब्लम बनते हैं, बीच में कहीं कुछ साइन चेंज हो गया तो मुश्किल हो जाएंगी। dp फाइंड कर रहे थे, इसकी जगह पर आया 3 माइनस 13 माइनस 11 -1 माइनस 3 0 एज इट इज है, -3 1 माइनस 3 एज इट इज है। हम थर्ड रो के अलावा एक्सपांड कर रहे हैं तो -11 टाइम्स ये गया -1 माइनस टाइम्स ये प्रोडक्ट 9, ठीक है। सेकेंड टर्म वैनिश हो गई, -3 टाइम्स -9 माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज -10 इंटू -11 माइनस माइनस प्लस हो गया 110, ये -22 इंटू -3 पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज डीपी, दिस इज डीपी। ओके, नाउ इनको ना नंबर दे देते ना, दिस इज 1, ये डी फाइंड किया था 1, ये डीपी फाइंड किया 2, अब डी क्यू फाइंड करते हैं। डी क्यू नंबर 3 डी क्यू, तब क्यू के कोएफिशिएंट्स की प्लेस पर राइट हैंड साइड नंबर आएंगे, तो पहले वो नंबर रिप्लेस कर देते 3 माइनस 13 माइनस 11, और बचे हुए दो कॉलम है, जो दो कॉलम है बचे हुए वो सेम रहेंगे, तो वो डी में से ले लेते हैं -2 2 2 और -3 1 -3, ये -2 2 2 और आर के कोएफिशिएंट -3 1 -3, ये डी क्यू प्रोवाइड करेगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 कॉमन लिया जा सकता है और डायरेक्ट एक्सपांड करते हैं। और एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई करके साथ में चलते हैं। देखो ये -2 है, ये 2 हो गया, आप डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं, हमको डी की वैल्यू चाहिए, हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये दोनों को ऐड कर दिया, यानी R2 में R1 ऐड कर दिया तो 0 बन जाएगा, अप्लाई किया, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, तो डी क्यू इज -2 3 -3 अपनी जगह। अब ये दोनों को ऐड करिए R2 में, ये 0, ये दोनों को ऐड कर दिया -10, ये दोनों को ऐड कर दिया -2। क्या एडवांटेज होगा अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर भी -2 है, यहाँ 2 है, हम अलग अलग तरीके से डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर हो गया उसका भी रिवीजन होते जा रहा है ये प्रॉब्लम के थ्रू। तो जो काम हमने R2 में किया वही R3 में किया जा सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम में उस तरह के एलिमेंट है, इस वजह से R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, ये भी अप्लाई कर देते तो एक और 0 मिल जाएगा। R3 में R1 ऐड कर दिया, ये 0, R3 में R1 के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों को ऐड किया -11 प्लस 3 तो -8, ये दोनों को ऐड किया -3 माइनस यानी -6। तो इससे एक एडवांटेज होगा, अब फर्स्ट कॉलम के अलावा हम एक्सपांड कर लेते, काम आसान होगा, 2 एंट्री तो 0 आ जाएंगी, तो डायरेक्ट इसके कारण जो भी आंसर आना होगा मिलेगा -2 टाइम्स प्रोडक्ट 60 माइनस ये प्रोडक्ट 8 2 16, -10 इंटू -6 16 माइनस -8 इंटू -2 दैट इज 16, तो ये हो गया -2 टाइम्स इसका सब्ट्रैक्शन 44, तो डी क्यू मिल गया -88, एक्सक्यूज मी, डी क्यू इज -88। अभी एक और डिटर्मिनेंट बाकी करना, डी आर फाइंड करना बाकी है। ओके, सॉरी, ये रब करना पड़ेगा, डीपी कहीं लिख लेते हैं हम, डीपी 176। चलिए डी अपने पास है, डीपी फाइंड किया है, डी क्यू फाइंड किया है, अभी एक और डिटर्मिनेंट है डी आर फाइंड करना।
नंबर 4 उसको बोलकर फाइंड कर लेते हैं। नंबर 4 dr, dr कहां से आएगा? r के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करते राइट हैंड साइड नंबर से। तो पहले वो कॉलम लिख लो, 3 -13 -11, और बचे हुए दो कॉलम एज इट इज, डी के दो कॉलम एज इट इज, -2 2 2 -1 -3 0। हमने अलग अलग मेथड से डिटर्मिनेंट एक्सपांड किया है, वैल्यू फाइंड किया डिटर्मिनेंट की। यहाँ और कुछ नया लगा सकते हैं क्या? एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 दिख रहा है, तो हम थर्ड रो के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं, आसान होगा काम। कॉमन लेना चाहे तो ठीक है, डायरेक्ट एक्सपांड कर लेते हैं। चलो 2 टाइम्स थर्ड रो के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं, 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो ये रो और कॉलम हटा दिया, -1 × -13 13 माइनस ये प्रोडक्ट तो आएगा -9, सामने माइनस है तो +9 हो गया। सेकेंड एलिमेंट विथ नेगेटिव साइन, लेकिन 0 की वजह से इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो वैनिश हो गया, सेकेंड टर्म वैनिश हो गई। थर्ड एलिमेंट एज इट इज पॉजिटिव साइन के साथ इनटू प्रोडक्ट, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब किए, ये प्रोडक्ट -2 × -3 6 माइनस 2 × -1 यानी -2, सामने माइनस है तो प्लस हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 टाइम्स 13 माइनस ऑफ -9 यानी प्लस, सेकेंड टर्म वैनिश हो गई ये 0 की वजह से। थर्ड एलिमेंट एज इट इज विथ पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट 6 माइनस -2 तो +2। yes, all right. This is 2 times 22, 13 plus 9, -11 times 8, so 44 minus 88, तो dr हो गया -44। dr है, d है, dp है और ये dq है, सभी वैल्यू अपने सामने है। अब हम ये रूल्स में रख सकते हैं p q r की वैल्यू फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी है, सिस्टमैटिकली सॉल्व किया फुल कंसंट्रेशन से। एक भी साइन का यदि रखने में लिखते समय थोड़ा बहुत भी यदि डायवर्शन हुआ, एक भी साइन यदि मिस्टेक हो गई साइन की, तो इतना समय सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए सभी कुछ हो गया अभी, अब वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी हम वैल्यू पी क्यू आर की फाइंड कर रहे हैं, पी क्यू आर की वैल्यूज मिल रही है अभी 9, ठीक है। सब चीज रब कर देते हैं, अभी वैल्यूज का काम है बस। यहां से हटा देते इसको। Now, P equal to dP by D, dP 176, D था -44, डिवीजन होगा इसमें। ये तो 11 से ज्यादा दिखता है, ये 11 से होगा क्या? 11 1 जा बचा 6, यस हो जाएगा। तो माइनस साइन 11 1 जा बचा 6, 11 6 जा 66 और ये आ जाएगा 11 4 जा, और डिवीजन होता है। तो दिस इंप्लाई P इज इक्वल टू -4, ये P की वैल्यू होगी। Q इक्वल टू DQ बाय D, DQ वैल्यू है -88, D की वैल्यू -44, डिवाइड हो गया माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया सीधा सीधा। R इज इक्वल टू DQ और सॉरी DR बाय D,
डी आर की वैल्यू है -44, डी की वैल्यू है -44, तो देयरफॉर आर हो गया 1। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम था, हमारा प्रॉब्लम पी क्यू आर में तो नहीं था, हमको तो प्रॉब्लम एक्स वाई जेड में दिया हुआ था। इन सब का काम हो गया अभी, हाँ इन सब का काम हो गया, इनको हटा देते। हमारा प्रॉब्लम एक्स वाई जेड में था, हमने पी क्यू आर इंट्रोड्यूस किया था 1/x इक्वल टू पी, 1/y इक्वल टू क्यू, 1/z इक्वल टू आर बोलकर। यदि हाँ हमने कहा ना इसमें 2-3 बातें डिस्कस हो जाती है। यदि मान लो प्रॉब्लम ऐसा ही दिया होता, डायरेक्ट वेरिएबल्स में दिया होता, तो ये हमारे आंसर थे, पी क्यू आर आंसर थे, पी की वैल्यू -4, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 1, ये हमारे आंसर हो जाते थे। यदि इस फॉर्मेट में इक्वेशंस दी होती तो इस तरह के और प्रॉब्लम्स है पहले वो सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन वीडियो को ध्यान में रखते हुए, टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रॉब्लम लिया जिसमें हम 2-3 बातें कवर कर सके। तो इस पैटर्न के इक्वेशंस का आंसर यहाँ खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम रेसिप्रोकल्स में दिए थे वेरिएबल 1/x, 1/y, 1/z, तो अब x y z में काम कर लेते हैं। तो hence what was p? p was 1/x और p की वैल्यू क्या है -4, ये फाइंड किया। तो दिस इंप्लाई रेसिप्रोकल कर देने से x की वैल्यू मिल जाएगी -1/4। p था 1/x और p की वैल्यू है -4, तो ये सबको इक्वेट कर लेते हैं। तो 1/x इज -4, रेसिप्रोकल करने से x की वैल्यू आ गई। q था 1/y और q की वैल्यू आई है 2, तो दिस गिव्स y इज इक्वल टू 1/2। r 1/z, इसकी वैल्यू आई है 1, रेसिप्रोकल करने से विल गेट z इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1। हेंस x इक्वल टू -1/4, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू 1 इज द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन? d हमने जो फाइंड किया था वो नॉट इक्वल टू 0 था, और अभी आपको ये इसी तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं जहां यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन, दिस इज आंसर। आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये जो पी क्यू आर की वैल्यू है चेक करने के लिए कि वेदर दिस वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट। कोई एक आध इक्वेशन में वेरीफाई करके देख सकते हैं, पुट करके देख सकते हैं, ओरली देखते हैं यहाँ पर होता है क्या। p की वैल्यू -4 लिखा, तो p की वैल्यू -4 के साथ में प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। जस्ट ये जो पी क्यू आर आ रहा है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या, ये देखना चाह रहे। p की वैल्यू -4 लिखा, तो -4 इंटू -2 ये 8 हुआ, q की वैल्यू 2 है, साथ में -2 है, r की वैल्यू 1 आई है, तो -3 इंटू 1 कितना हो गया, 8 -5, राइट हैंड साइड बराबर है। अच्छा, केवल एक इक्वेशन वेरीफाई होगी इसका मतलब ये पी क्यू आर करेक्ट हो गया ऐसा नहीं, तीनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमको नेक्स्ट एप्लीकेशन में काम आएगा। दूसरी इक्वेशन भी चेक कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलराइट फॉर दिस पी क्यू आर। अब ये सही है तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ये भी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई डेफिनेटली कर रही होगी। फ्रैक्शंस में कैलकुलेशंस है, वेरिफिकेशन के लिए हम ये इक्वेशन को प्रेफर कर रहे हैं। चलो दूसरी इक्वेशन में देख लेते हैं। p की वैल्यू -4 लिखा, -4 इंटू 2 -8, q की वैल्यू 2 है, 2 इंटू -3 -6, r की वैल्यू 1 +1, -14 + 1 -13। यस, सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय दिस 3 p q r वैल्यूज। थर्ड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू है 4, हाँ तो -4 इंटू 2 -8, ये तो 0 है, छोड़ दो इसको, -3 टाइम्स r यानी -r इज -11। इसका मतलब ये जो p q r है ये तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है।
और इसी वजह से जब आप स्कूलिंग में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वो कहलाता था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहां पर हो गई साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। जब कोई PQR, जैसे यहां पर ये इक्वेशन PQR में है और ये PQR की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन को कॉमन सॉल्यूशन है, तो वी से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसकी वजह से उसका इंट्रोडक्शन यहां हो गया है। अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय गणेश।